हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप भी एनआईएस क्लास 12th में हो और सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स। आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, थ्योरम समझ में नहीं आ रहे, लॉ समझ में नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे, आप परेशान हो कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस स्कॉलर ने लॉन्च किया है मंथन बैच, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको पढ़ने से आप एग्जामिनेशन में तो अच्छा करोगे ही करोगे, साथ में आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां भी फोड़ कर आओगे। तो मंथन बैच के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर के ऐप पर सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस स्कॉलर ने बहुत सारे या तमाम चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस को अपने YouTube पे भी ला दिया है, यानी कि आप इस YouTube पे भी फ्री में पढ़ सकते हो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिव, योर फिजिक्स मेंटर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम पब्लिक एग्जामिनेशंस के चैप्टर्स को डिस्कस करते हुए आज पहुंचे हैं एक नए चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, और इस चैप्टर में भी हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए टॉपिक से क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। साथ ही साथ उन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही इजी वे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जहां हम समझेंगे कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किन किन लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था। देखिए, एटम के बारे में आप 9th में तो पढ़ चुके हैं प्रीवियसली, ठीक है। जैसे 9th में आपने इन चीजों के बारे में पढ़ा था कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या सीन है, फिर उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने अलग अलग पढ़ा था। तो इस पूरे चैप्टर में, जो फिजिक्स का आपका चैप्टर है, इसमें हम आपको बेसिकली एटॉमिक मॉडल के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको, जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया, फिर उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल हो गया, फिर बोहर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है उसके बारे में समझेंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बारे में समझेंगे। तो एक एक करके हम इन चीजों को बहुत ही आराम तरीके से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यहीं से आपका कह सकते हो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की खोज हुई थी वो इसी एक्सपेरिमेंट से हुई थी। और ये जो आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें क्या करते हैं, एक हम हीलियम प्लस यानी अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल को हम क्या करते हैं, बम्बार्ड कराते हैं किस पे, इस गोल्ड फॉइल पे। और यहां पे हमने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है। ये डिटेक्टर क्या करता है, उस जो भी हमारे रेज आ रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, और ये इस डिटेक्टर की मदद से हम ये बता पाते हैं, हम कुछ कंक्लूजन्स दे पाते हैं। तो यहां पे देखिएगा, जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर हमारे पास ये गोल्ड फॉइल अगर है तो एक गोल्ड का एटम होगा, ठीक है। अब उस गोल्ड के एटम में हम ये बता पा रहे हैं कि जो सेंट्रल चीज है, जो मेजरली आपका सेंटर में है, वो कुछ पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो नेचर होता है, अल्फा पार्टिकल का जो नेचर होता है, ये क्या होता है, तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है। कौन सा नेचर होता है? पॉजिटिव नेचर, ठीक है, पॉजिटिव नेचर। ओके, तो अब अगर इसका नेचर पॉजिटिव है, इट मींस कि अगर दूसरा पॉजिटिव है तभी तो रिपल्शन होगा ना, इनमें तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। बट यहां जब ऑब्जर्व किया गया किससे, डिटेक्टर से, तो ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर गए। देखिए, आप ऑब्जर्वेशन समझिए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको जो समझना है वो है आपका ऑब्जर्वेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया। बेसिकली अगर आप बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने नहीं बल्कि उनके दो स्टूडेंट्स एच गाइगर और ई मास्डन ने किया था, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने फॉर्मुलेट किया। तो ये समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट चली गई। इट मींस कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या है, एम्प्टी है, खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल डेविएट कर गए, जैसे देखिए ये वाला स्ट्रेट चला गया, ये वाला स्मॉल एंगल पे डेविएट कर गया। इट मींस कि देयर इज समथिंग एट द सेंटर व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब सेंटर पे कुछ तो है जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। इट मींस कि देयर मस्ट बी एट सम पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, राइट। और कुछ ऐसी चीज, कुछ एकाध अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो स्ट्रांगली, मतलब जिस डायरेक्शन में गए उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। तो यहां से कई मेजर चीजें कंक्लूड हुई इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। अब वो मेजर चीजें क्या कंक्लूड हुई थी उनको समझते हैं, क्योंकि वही आपको याद रखना है और वही आपके एग्जाम में, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल, आप कह सकते हो कि राइट डाउन करने के लिए नहीं आएगा। एक तो एमसीक्यू रहेगा,
फिर ट्रू फॉल्स भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, वन वर्ड टाइप में रहेगा। तो अब आपसे मान लीजिए पूछ सकता है ना कि ट्रू फॉल्स में पूछ दिया कि क्या ये ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हुआ था या नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो वो तभी आप बता पाएंगे जब आपको वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पता होंगे। तो देखिए क्या हुआ था, रदरफोर्ड आर्ग्यूड दैट लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ओनली बाय स्टिपुलेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हार्ड पॉजिटिवली चार्ज कोर ऑफ एटम। मतलब उन्होंने ये बताया, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने ये बताया कि जो एटम का कोर है वो क्या है, हार्ड पॉजिटिवली चार्ज है। दस ही प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एटम इन विच फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखिए, एग्जाम में ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। पहला है कि द इंटायर चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल सेंट्रल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि जो पूरा आप कह सकते हो कि मास जो कॉन्सेंट्रेटेड है एटम का वो कहां है, न्यूक्लियस में। तो इसमें भी क्वेश्चन आए हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कि द मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड इन, अब वहां पे ऑप्शन क्या रहेंगे आपका, न्यूक्लियस भरेंगे आप, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर आप देखेंगे। उसके बाद दूसरा है कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट अ डिस्टेंस अराउंड इट इन सच दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब वो ये कह रहा है कि सेंटर में पॉजिटिव में न्यूक्लियस हो गया, अब उस पॉजिटिव के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अगर हम सेंटर में सन को रखें तो उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो सिमिलर वे में एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बताया गया कि सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उस सेंटर पॉइंट से चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो यहां से एक इन्होंने अपनी क्या दी, थियरी दी। अब देखिए ये आपको फिगर दिख रहा होगा कि इसमें फिगर में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहां सेंटर में ये जो सेंट्रल रीजन है ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कौन रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब यहीं से एक इसका ड्रॉबैक भी आता है, ड्रॉबैक भी इसी लगे हाथ समझ लीजिए। ड्रॉबैक ये था कि जब लोगों ने, जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, उन्होंने बताया कि भाई एटम क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ज्यादातर जो हिस्सा एटम का है वो खाली है, सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इतनी बात रदरफोर्ड ने बताई। तो वहीं से एक क्वेश्चन आया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, क्या मैं यहां पे लिख देता हूं कि this model fails to explain the stability of एटम। बस आप इतना याद रखिएगा, रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ, बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब स्टेबिलिटी कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि लोगों ने कहा ना कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, ये रेडिएशन एमिट करते करते घूमते घूमते क्या होगा कि ऐसे आप देखेंगे तो ये जाके रखे इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब ये किसने कहा, तो ये जो साइंटिस्ट थे जो आर्ग्यू कर रहे थे इनके मॉडल को, उनका यही एजम्पशन आया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है तो वो लगातार रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के चारों तरफ एक समय ऐसा आएगा कि वो जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया मतलब एटम हो गया अनस्टेबल, और अगर एटम अनस्टेबल मतलब हमें भी अनस्टेबल होना चाहिए, बट हम तो स्टेबल है, इट मींस कि उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं गलत है। तो यही एक बेसिक रीजन था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक थ्योरी था या रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया। तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब ये तो आप समझ पा रहे हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया। इसी चीज को बोहर एक्सप्लेन करते हैं। बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया था। यहां पे एक लाइन लिख के चलते हैं ना, और बोहर का एटॉमिक मॉडल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोहर presented his atomic model in 1913
ना। अब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल कब दिया? 1913 में दिया। अब बोहर ने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बताए जिन चीज को रदरफोर्ड ने नहीं बताए थे, और बोहर के ये पोस्टुलेट जब आर्ग्यू किए गए तो वो सही पाए गए। क्यों? क्योंकि बोहर ने यहां पे क्वांटम कंडीशन लगाया था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले में बताया था। वहां पे अगर आपने ये वीडियो नहीं, वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप जरूर वो देखिए, क्योंकि वहां पे जो क्वांटम कंडीशन है वो यहां यूज होने वाली है। क्लियर है? तो मैं एक बार बता देता हूं कि बोहर यूजेस प्लैंक्स क्वांटम कंडीशन to explain the atomic model। क्लियर है? यानी बोहर ने क्या किया? क्वांटम कंडीशन यूज किया किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए? एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, एटॉमिक मॉडल क्या क्या था पोस्टुलेट? तो पहला पोस्टुलेट देखिए, पहला ये था कि द इलेक्ट्रॉन, या सिंपल है कि एटम, मैं इसको फिगर वाइज आपको समझा देता हूं, ठीक है, वो ज्यादा क्लैरिटी होगा क्योंकि आपसे वही पूछा जाएगा। तो पहला मॉडल ये था कि एटम जो है वो लार्ज मैसिव सेंट्रल कोर पॉजिटिवली न्यूक्लियस से होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है इन डिफरेंट ऑर्बिट। ठीक है, क्या करता है? डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो आप इसको इस तरह से बना के दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो ऐसे ही नहीं किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम h कट के इंटीग्रल मल्टीपल में है। कहने का मतलब ये है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन पर्टिकुलर orbit whose angular momentum is integral multiple of NH कट, यानी आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 ठीक है। अगला आप एक ये भी तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि द ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी। ऑर्बिट्स क्या है? स्टेशनरी है। चौथा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि जो जब भी कभी एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, मतलब E फाइनल माइनस E इनिशियल, तो ये हमेशा किसके फॉर्मेट में होगा? h न्यू के फॉर्मेट में होगा। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि ये पहला ऑर्बिट मैंने बनाया था, ये दूसरा ऑर्बिट मैं इसी में एक और बना दे रहा हूं यहाँ पे। अब मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, मान लेते हैं यहां से यहां जा रहा है, या कोई यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो हमेशा h न्यू अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, जहां पे कि वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। देखिए जितने पॉइंट बताओ ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी इन पॉइंट में कहीं से भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में इवन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद एनर्जी लेवल की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी लेवल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको जो याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है ना। एनर्जी का क्या रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है उसका फॉर्मूला ये होगा। यहां से आप चाहें तो एक दो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लिखूं, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -13.6। ठीक है, फॉर
n बराबर 2 अगर मैं रखूं तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो अगर इसको आप काटेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 यानी 3.14 के आसपास आएगा। देखिए 4 3 12, 1 बच जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 4 4 16 तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फॉर n = 3 अगर आप निकालते हैं तो फॉर n = 3 E3 आप निकालेंगे तो -13.6 अपॉन में 9 करेंगे तो 9 1 जा 9, कितना बचेगा 4 बचेगा, 46 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो ये आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा एंड सो ऑन। आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो देखिए ये फॉर्मूला, कभी कभी या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा या इस फॉर्मूले में बोलेगा कि n बराबर आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। डायरेक्ट रख करके सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहां n की वैल्यू पुट करनी है और वहां से आपकी एनर्जी आराम से निकाल लोगे। तो सिर्फ इतना ही काम आपको करना है। चलिए इसके बाद जो अगला एक है कि भाई एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। देखिए ये जो आपके सामने दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आपको ये बनाने के लिए भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान दीजिए, बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे लोएस्ट एनर्जी मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, हाईएस्ट एनर्जी में हाईयर लेवल पे एनर्जी मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है। ये तो आपको कंपेयर करने के लिए चीजें आएंगी। कंपेयर कैसे करना होगा वो भी समझिए। जैसे देखिए n बराबर 0 पे एनर्जी क्या है, कम है, माइनस में ज्यादा मतलब वैल्यू कम। n बराबर 6 पे देखिए यहां पे माइनस में वैल्यू कम मतलब कि इस वाले से ज्यादा। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं भाई एनर्जी 0 कब होगी, तो जब हमारा n कहां टेंड कर जाए, इंफिनिटी पे, तो यहां पे हम कहेंगे कि एनर्जी कहां आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो n = इंफिनिटी पे E बराबर 0 आता है और n बराबर 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये आपका बेसिक एनर्जी लेवल डायग्राम है जो बोहर के हाइड्रोजन एटम से हम बनाते हैं, या जो बोहर का हाइड्रोजन एटम कंडीशन हम लेते हैं तो वहां से इसको बनाते हैं। अब एक और यहां से टॉपिक आता है वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। यहां से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे मिलेंगे, तो उसको बहुत ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का। तो समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द सीरीज आर गिवन बाय। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन निकालेंगे कैसे, तो V in is equals to R अपॉन में H 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब ये हो क्या रहा है, मतलब स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, तो स्पेक्ट्रम सिंपल ऐसे बनता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन करके मान लेते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, तो जब वो वहां से डी एक्साइट होगा तो रेडिएशन छोड़ेगा। वही रेडिएशन जो निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब जब हम उस रेडिएशन का एक पूरा कलेक्शन करते हैं कि अलग अलग जो रेडिएशंस हुए हैं, जो हमें रेडिएशंस मिले हैं, जब उनको हम कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां पे ये जो आपको दिखा है इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहां पे कई सारे लाइमन है, बाल्मर है, पास्चन है, फिर आगे ब्रैकेट आता है, पीफंड आता है। तो लाइमन जो आपका होता है ये आपका अल्ट्रावायलेट में होता है, यूवी रीजन में। देखिए यही आपसे पूछा जाएगा, यूवी रीजन में। मतलब आपसे क्वेश्चन ये रहेगा ना कि लाइमन सीरीज किस रीजन में आता है। दूसरा आपका बाल्मर सीरीज, तो ये किस में आता है, ये विजिबल में आता है। ठीक है, विजिबल रीजन। इसके बाद जितने हैं ये किस में आता है, ये आईआर में आता है, इंफ्रारेड रीजन। ओके, और इसके ऊपर जितने भी हैं पास्चन के बाद ब्रैकेट पीफंड, वो भी किस में आएंगे, आईआर यानी इंफ्रारेड रीजन में। तो आप बस इतना याद रखिए कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल सीरीज बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन, इन रीजन्स में सीरीज ऑब्टेन होता है। क्लियर है। चलिए यही चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगा एक पूरे पिक्चर में, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि भाई लाइमन सीरीज हमें कहां मिला, देखिए लाइमन सीरीज हमें मिला विजिबल रीजन में, यहां
पे आपका बाल्मर सीरीज जो बेसिकली आया है, बाल्मर विजिबल में आया है। आप लाइमर देखेंगे तो ये आपका इंफ्रारेड में आया है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट यहाँ पे यूवी है, बेसिकली यूवी रीजन में आया है। इसके बाद बाल्मर, फिर इधर पास्चन ब्रैकेट पीफोन। तो ये जो अलग अलग आपको सीरीज दिख रहा है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट पीफोन, अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाएगा कि भाई लाइमन में क्या है, बाल्मर में क्या है, पास्चन में क्या है, ब्रैकेट में क्या है, पीफोन में क्या है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाला है इस पूरे चैप्टर में। ओके, तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डिस्टेंस स्कॉलर डाउनलोड करेंगे, वहां पे रजिस्टर करेंगे, देन आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीटली देख करके अपनी स्टडी को आसान बनाएंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए डिस्टेंस स्कॉलर के साथ। जय हिंद।